प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। सिंगल स्लिट पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। बिल्कुल प्रोसीजर वैसे ही है जैसे सिंगल स्लिट में है। लाइट चलेगी तो स्लिट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा या सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, जिससे हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी। तो हम दो डायरेक्शन लेते हैं, एक ओरिजिनल डायरेक्शन और एक किसी एंगल थीटा पर। तो पिछली बार केवल एक स्लिट में लिया था, अब की बार डबल स्लिट में लेंगे। तो जब डबल स्लिट होंगे क्या होगा? थोड़ा सा सेपरेशन होगा। फिगर से अगर हम समझें क्या होगा कि एक सोर्स आपका है एस, और सोर्स लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी। तो लाइट को चैनलाइज करने के लिए, कोलिमेट करने के लिए, सीधी रेखा में करने के लिए यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। एक कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट को सीधी रेखा में कर देगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी। कन्वर्जिंग लेंस है। अब लाइट पड़ेगी यहाँ स्लिट पर, तो डबल स्लिट है। यहाँ हमने लिया एक पॉइंट, यहाँ लिया दूसरा पॉइंट। कौन सा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट? दो स्लिट्स हैं। ये स्लिट आपका है S1 और ये स्लिट क्या है? S2। ये जो पॉइंट्स हमने दिखाए हैं, ये पॉइंट मान लो पहला है A, दूसरा पॉइंट मान लो है B। ये A और B स्लिट्स S1 और S2 के मिड पॉइंट्स हैं। दे आर मिड पॉइंट्स। एक स्लिट का विड्थ क्या है? E। E जो है वो क्या है? विड्थ ऑफ ईच स्लिट। तो अगर इसका E है, इसका E है, दोनों स्लिट क्या है? आइडेंटिकल है। ये भी हम मानेंगे कि दोनों स्लिट कैसे हैं? आइडेंटिकल स्लिट्स हैं। तो एक स्लिट का विड्थ क्या है? E है। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, ओपेक सेपरेशन, ये इतना D है। ये पूरा E है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इतना क्या होगा? E/2। ऐसे पूरा E है, ये इतना क्या होगा? E/2, क्योंकि B मिड पॉइंट है। E/2 इधर, E/2 इधर, मिला के क्या हो गया? E। और बीच में D। ये पूरा डिस्टेंस AB क्या होगा? ये हो गया E+D। इतना याद रखेंगे, ठीक है। रेज में डायरेक्शन भी दिखाएंगे। अब एक कॉन्वेक्स लेंस आपका इधर भी लगा होगा। जब लाइट चलेगी तो एक कॉन्वेक्स लेंस इधर भी लगा होगा। ठीक, हमने थोड़ा बड़ा बना दिया क्योंकि हमको डाइवर्जन भी दिखाना है। तो दो डायरेक्शन लिया, एक ओरिजिनल डायरेक्शन जो जाके स्क्रीन पे एक पॉइंट ओ पर, ये आपका स्क्रीन हो गया, इट इज योर स्क्रीन। ये स्क्रीन पर पॉइंट ओ पर कलेक्ट हो गया, और दूसरा किसी एंगल थीटा पर। ये एंगल थीटा पर है, ये पॉइंट पी पर कलेक्ट हो गया, ठीक है। ये रहा आपका फिगर। तो अब यहाँ जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, जो AO है वही उतना BO है। तो दोनों में पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, ये AP है, ये BP है, यहाँ पाथ डिफरेंस निकलेगा। कैसे निकलेगा? उसके लिए हमने क्या करा? A से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ BP पर, जो कि यहाँ पॉइंट M है। ये BM, यही क्या होगा? आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। दिस इज योर पाथ डिफरेंस। को थोड़ा और इधर बना लें हम, इस सीध में, है ना। क्योंकि ओपेक सेपरेशन क्या है?
ये दोनों पॉइंट्स को मिला रहा होगा, और ये ओपेक सेपरेशन कितना है, डी है। ठीक, अब सही है भाई। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब जितना एपी चला उतना एमपी चला, एपी एमपी इक्वल है, यही बीएम बीपी ज़्यादा चल रहा है, यही क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। कैसे होगा भाई, देखो ये जो है, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ एंगल क्या है, 90 का बनेगा। तो ये इतना क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। भाई ये पूरा एंगल 90 है, जिसमें से ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। अब ये जो है, ये 90 एंगल बना रहा है, अगर हम मिला दें इसको, ये 90 माइनस थीटा है, ये इतना पूरा 90 है, इसमें से 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बचेगा, थीटा बचेगा। अभी हम इसको मिलाते नहीं है क्योंकि समझना भी है, फिजिक्स तो मैथ था, तो मिला जुला के इधर का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि व्हेन लाइट फ्रॉम सोर्स एस इंसिडेंट्स ऑन आइडेंटिकल स्लिट्स ए एंड बी, आइडेंटिकल S1 and S2, each point, each atom of slits behaves like secondary wavelets, secondary source, emitting radiation in all directions. To consider two directions, one is the original direction which is collected at O, and other is I in a direction theta which is collected at P. जो कहाँ कलेक्ट होता है, P पर। और फिर ये सब चीजें मानेंगे। E क्या है, स्लिट विड्थ है, D क्या है, ओपेक सेपरेशन है ना। ये बातें उसके बाद लिखेंगे, पहले इतना लिख लिया जाता है। हालांकि इसको लिखाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं बिल्कुल वैसे जैसे सिंगल स्लिट में था। एक चीज आपको और बता दें, जब भी एक से ज्यादा स्लिट हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिफ्रैक्शन, लेकिन जब भी एक से ज्यादा स्लिट हैं, जैसे यहाँ 2 स्लिट हैं, तो डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस भी होगा। क्या होगा, याद रखेंगे, डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस भी होगा, क्योंकि लाइट इससे भी चलेगी, इससे भी चलेगी, दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, दोनों एक ही सोर्स से निकल रहे हैं, तो S1 S2 कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव भी करेंगे, तो इंटरफेरेंस भी होगा। मेन इफेक्ट क्या होगा, डिफ्रैक्शन, लेकिन डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस भी होगा। ठीक है, जब भी एक स्लिट से ज़्यादा होंगे, 2 स्लिट्स, 3 स्लिट्स, 4 स्लिट्स, n स्लिट, है ना। पर इसको लिख लेते हैं कि व्हेन लाइट, या लाइट ऐसे लिख लें, लाइट फ्रॉम सोर्स S इज कोलिमेटेड, सीधी रेखा में करेगा कौन, बाई कॉन्वेक्स लेंस, मान लो L1 है, ये L2 है, बाई कॉन्वेक्स लेंस L1, and it incidents on आइडेंटिकल स्लिट्स, स्लिट्स नहीं, स्लिट्स भी लिख सकते हैं, बट हम एक एक्यूरेट वर्ड लिख रहे हैं, आइडेंटिकल स्लिट्स S1 and S2, then each point or atom of slits of slits behave like secondary wavelets or secondary source, सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी सोर्स। और कैसा सोर्स, जो हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा। इमिटिंग radiations in all directions, हर डायरेक्शन में लाइट जो इमिट करेगा। तो कंसीडर 2 डायरेक्शंस,
दो डायरेक्शन हमने ले लिया, such that one is the original direction which is collected at O and other edge in a direction theta which is collected at P। तो कहाँ कलेक्ट होगा? P पर। तो लेट E क्या है? width of each slit, width of each slit दोनों आइडेंटिकल है। तो S1 का भी विड्थ क्या है? E है, और S2 का भी विड्थ क्या है? E है। एंड D क्या है? ओपेक सेपरेशन बिटवीन, पारदर्शी सेपरेशन है बिटवीन टू स्लिट्स। अगर ए बी क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ स्लिट्स A1 एंड A2, S1 एंड S2। इफ A and B be the midpoints of slits S1 and S2 respectively, then ए बी क्या हो जाएगा? ए इसका मिड पॉइंट है, पूरा ई है, ये इतना हो जाएगा E/2। बी इसका मिड पॉइंट है, पूरा ई है, ये हो जाएगा E/2। और बीच का दूरी क्या है? डी। E/2 डी E/2 मिला के क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू E प्लस डी। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। ए बी इक्वल टू E प्लस डी। तो ठीक है, इतना नोट करें, पेज पूरा हो गया। तक मैं रफ करूं। ओके, पूरा फिगर नहीं रफ करेंगे क्योंकि अभी काम है हमको। इधर इसको रफ कर देते हैं। अगली बात क्या बताएंगे हम लोग? अगली बात बताएंगे कि अब पाथ डिफरेंस बिटवीन एपी एंड बीपी। एपी और बीपी में पाथ डिफरेंस क्या होगा? इट विल बी बीएम। नाउ पाथ डिफरेंस, DIFF डॉट डिफरेंस बिटवीन एपी एंड बीपी, दोनों स्लिट्स में, क्योंकि मिड पॉइंट से हम स्लिट का अंदाजा लगाएंगे, दोनों स्लिट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी बीएम। यही होगा। और बीएम क्या होगा? इन ट्रायंगल MBA, बीएम क्या हो जाएगा? एंगल के सामने है, परपेंडिकुलर है, एंगल से लगा हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये भी। तो परपेंडिकुलर अगर पता करना हो, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम क्या यूज करते हैं? साइन थीटा, है ना। तो यहाँ साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल MBA साइन थीटा क्या होगा? एंगल के सामने है BM, इट इज BM अपॉन AB। ठीक है, तो अभी फिगर को ऐसे
बंद कर देते हैं घेरे में। तो ए बी कितना है आपका, साइन थीटा इक्वल टू ए बी इज हाउ मच, बी एम अपॉन ए बी इज ई प्लस डी। देयरफॉर बी एम जो हुआ it is e plus d sin theta, it comes from 1, from 1. So using 3 into आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा क्या होगा, इट विल बी e प्लस डी साइन। ये क्वेश्चन परफेक्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपने उधर का नोट कर लिया होगा। तब तक आप इधर देखिए और मैं उधर का रफ करता हूँ। अब पाथ डिफरेंस के बाद क्या करना होगा, हम लोगों को फेज डिफरेंस निकालना होगा। पाथ डिफरेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फेज डिफरेंस का स्टेप होगा। तो चलिए फेज डिफरेंस निकालें। करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस बिटवीन रेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम मिड पॉइंट्स या बिटवीन रेज AP and BP। Now corresponding phase difference क्या फार्मूला है, डेल्टा इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा, 2 पाई बाई लैम्डा, ये डेल्टा है क्या, E प्लस डी साइन थीटा। E प्लस डी साइन थीटा। तो अब पॉइंट P पर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देख लें। देखो हमने मान लिया कि हर स्लिट का एम्पलीट्यूड क्या है, A है। ये तो पॉइंट भी है लेकिन हमारे क्या है, इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, A है। स्लिट का है, स्लिट से लाइट चली तो सिंगल स्लिट से हम लोग सीख चुके हैं कि जब पॉइंट P पर लाइट पहुंचती है तो कितना एम्पलीट्यूड होता है। R इक्वल टू, ये फार्मूला हमको मिला था, R इक्वल टू A साइन अल्फा बाई अल्फा, है ना। वही चीज वही रिजल्ट यहाँ भी हम यूज करेंगे। फ्रॉम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट रीचिंग एट P ड्यू टू ईच स्लिट। तो दोनों क्योंकि आइडेंटिकल है तो इसका R1 जो होगा उतना क्या होगा, R2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, लिखेंगे कि फ्रॉम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न amplitude of light at P, at point P, at point P due to each individual slit, हर स्लिट के कारण एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट विल बी R1 इक्वल टू R2, ये क्या होगा, A साइन अल्फा बाई अल्फा, जहां A क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्लिट
ये यहाँ का एम्पलीट्यूड है और R1 R2 क्या यहाँ का एम्पलीट्यूड है। R1 R2 क्या है, ये हो गया बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों स्लिट्स क्या है, आइडेंटिकल, R1 इक्वल टू R2। या अगर कंफ्यूजन है तो R1 ये भी लिखो, है ना, R1 इक्वल टू दिस, वेयर अल्फा क्या है आपका, अल्फा है पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। अब आप कहेंगे कहाँ से आया, उसके लिए आपको इसके पहले का लेक्चर देखना होगा कि अल्फा कहाँ से आया, है ना, और अल्फा क्या है, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। तो चलिए डन करते हैं इतना, और अब हम लोग आते हैं इस पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। R1 इसका है, R1 इसका भी है, तो R1 इसके कारण यहाँ पर है, इसका तो A है, इसका भी A ही है, इसके कारण R1 यहाँ पे है, इसके कारण R1 यहाँ पे है, तो दोनों को जब मिलाएंगे और दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, डेल्टा, तो क्या बनेगा, वही वेक्टर एडिशन वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ओके, और उसी को निकालेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। अब मैं फिगर रफ ही कर देता हूँ। तो therefore resultant amplitude at P, resultant amplitude at P due to superposition of both slits, दोनों स्लिट के सुपरपोजिशन के कारण P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वही फार्मूला, दो वेक्टर का एडिशन, अगर दो वेक्टर A और B है, फेज डिफरेंस डेल्टा है, तो क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा। तो यहाँ ए बी की जगह पर क्या है, R1 है ना, तो अगर हम मान लें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R है, तो आर स्क्वायर क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस डेल्टा। इट इज योर इक्वेशन 8। अब बताएंगे क्योंकि स्लिट्स क्या है, आइडेंटिकल, सो R1 इक्वल टू R2, so both will be R1 as slits are identical, क्योंकि स्लिट्स क्या है, आइडेंटिकल है, therefore R1 equal to R2। now equation 8 becomes, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू RM स्क्वायर प्लस, इसको भी R1 ही लिखते हैं क्योंकि दोनों सेम है, प्लस 2R1 इंटू R1 cos ऑफ डेल्टा। इट विल बी R स्क्वायर इक्वल टू, ये हुआ 2R1 स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर कॉस डेल्टा, 2R1 स्क्वायर हो गया कॉमन, क्या हुआ 1 प्लस कॉस डेल्टा, और R स्क्वायर क्या हुआ 2R1 स्क्वायर, 1 प्लस कॉस डेल्टा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, है ना, मैथ से क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। R स्क्वायर क्या होगा 2 टू 4 R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। R1 स्क्वायर क्या है, ये, ठीक, यहाँ आप लिख सकते हो एक चीज, फ्रॉम वेक्टर एडिशन, ये फार्मूला कहाँ से आया है, वेक्टर एडिशन,
इंटरमीडिएट में आप जाके देखो। तो अब यहाँ आर स्क्वायर हुआ 4r1² मीन्स ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1/2। डेल्टा क्या है? 2π/λ p प्लस डी साइन। ये कैंसिल हुआ और ये कहाँ से आए? ये क्वेश्चन 5 और 6 से आए। इक्वेशन 5 से फेज डिफरेंस डेल्टा है और 6 से क्या है? R1 है। अल्फा तो आपको पता है 7th में था, है ना? तो यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम 5 एंड 6। तो ये हो गया आपका r² विल बी और a² साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर π/λ p प्लस डी साइन थीटा। इसी जो इक्वेशन नंबर यहाँ 8 है, इट विल बी 9। अब हमने कहा ए क्या है? ए स्लिट का एम्पलीट्यूड है, जो कि कैसा एम्पलीट्यूड है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो ए स्क्वायर क्या होगा? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा, है ना? तो या पहले एम्पलीट्यूड को यहाँ भी इंटेंसिटी में चेंज कर लें। और पहले एक चीज़ यहाँ एक चीज़ मान लें कि जैसे हमने π/λ ये साइन थीटा को इसके पहले लेक्चर में अल्फा मान लिया था, π/λ ई साइन थीटा अल्फा। वैसे फिर आया π/λ ई प्लस डी साइन थीटा, तो इसको क्या मान लेंगे? बीटा। इट विल बी बीटा। सो लेट π/λ e plus d sin theta equal to beta. It is beta. Now question 9 becomes, equation 9 becomes r स्क्वायर क्या होगा? 4a² साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। Therefore resultant intensity at P I क्या होगा? इट इज r² और I क्या है? इट इज 4a² साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और अब आप बताओगे कि ए स्क्वायर क्या है? ये इंटेंसिटी एट कहाँ पर? ए कहाँ का एम्पलीट्यूड है? स्लिट का। तो ए स्क्वायर का जो होगा इंटेंसिटी इसकी जो निकलेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? इंटेंसिटी। ये स्लिट की इंटेंसिटी निकलेगी, जो कि क्या होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी। पहले स्पेस बनाए तब लिखा जाए, इसको आपने लिख लिया होगा। अब मैं इधर स्पेस बनाता हूँ।
ओके, तो let a square equal to I naught, where I naught is maximum intensity, where I naught equal to क्या है, it is maximum intensity or intensity of slit. Now question 12 becomes, क्या हुआ, I equal to 4 I naught sin अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा. So this is resultant intensity due to डबल स्लिट, जिसमें से आपने जब सिंगल स्लिट का निकाला था तो वहाँ ये वाला टर्म मिला था साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा आया है. तो कॉस स्क्वायर, अगर आपको याद हो, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर 5/2, इस तरह की इंटेंसिटी जो आई थी वो आई थी इंटरफेरेंस में. यानी अब जब डबल स्लिट हो गया तो ये वाला पैटर्न क्या, ये वाला टर्म क्या एक्सप्लेन करेगा, डिफ्रैक्शन, और ये वाला क्या करेगा, इंटरफेरेंस. यानी डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में दोनों पाया जाएगा, डिफ्रैक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस. तो क्वेश्चन 14 से क्या क्लियर है कि द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट कंसिस्ट्स ऑफ टू टर्म्स. नंबर 1 साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर, इट एक्सप्लेन्स डिफ्रैक्शन पैटर्न. नंबर 2 cos square beta, it explains interference term. So it consists of both patterns, diffraction as well as interference pattern. So thus resultant intensity consists of two terms. Number 1 sin alpha by alpha का whole square, it explains diffraction pattern. And number 2, it is cos square beta, it explains interference pattern. It explains interference pattern. So diffraction due to double slit consists of both patterns, diffraction as well as interference pattern. ओके, तो अब यहाँ पर आज यहीं पर हम यात्रा रोकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल के, क्योंकि नहीं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी. अब अगले लेक्चर में हमारा काम क्या होगा, डिफ्रैक्शन मिनिमा निकालना, इंटरफेरेंस मैक्सिमा निकालना और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करना. ओके, आज यहीं तक हम देखते हैं. थैंक यू.